ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पिछले हफ्ते 4 अप्रैल मॉर्निंग से लेके 10 अप्रैल सोमवार तक ये अपने अनअकैडमी के इकोनॉमी कोर्स में विद्यार्थियों ने क्या क्या डाउट पूछे थे और उसके मैं जवाब यहाँ पर दे रहा हूँ। देखिए, आगे बढ़ने से पहले लास्ट वीक हम लोगों ने पढ़ा था पिलर 3, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, एफडीआई एफपीआई वगैरह। अब मान लीजिए 1 जनवरी को सीन ऐसा है कि रुपया कमज़ोर है, जो कि एक्सपोर्ट के लिए अच्छी बात होगी कि सपोज $1 इज़ सपोज 85 रुपीज़, तो एक्सपोर्ट के लिए अच्छी बात हो। वो कैसे, वो हम उधर फुल कोर्स में पढ़ा था, पहले उतना देख के आओ फिर हम बात करते। अब जब आपने रुपये को वीक हो गया किसी कारण से, तो इंडिया के एक्सपोर्ट को मदद मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा कि पहले 100 करोड़ का होता होगा, तो अभी हो सकता है 200 करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है। और जितना एक्सपोर्ट होगा तो सामने डॉलर्स भी भारत में उतने आएंगे, क्योंकि वो जो फॉरेनर्स है वो डॉलर करेंसी में हमको पेमेंट दे रहे होंगे, राइट। तो डॉलर का सप्लाई बढ़ जाएगा। और हमने देखा था जो भी चीज़ का सप्लाई बढ़ता है वो सस्ती हो जाती। तो डॉलर जो पहले सपोज 85 रुपये में मिलता था, हो सकता है अब 65 रुपये में मिले। यानी हम कहें कि डॉलर सस्ता हो गया और हम कहें रुपया स्ट्रांग हो गया, मजबूत हो गया। अब जो ऐसा हुआ तो स्ट्रांग रुपी हो गया, तो वो एक्सपोर्ट के लिए अच्छी बात नहीं होगी। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये 1 जनवरी से लेके इधर पहुंचते पहुंचते मान लीजिए हो जाता है 1 अक्टूबर। ए लीड्स टू बी, बराबर। और फिर आप ये कहो कि नहीं नहीं, तो फिर इसका तो मूल तो ये था कि वीक, रुपया वीक था और उसके चलते रुपया स्ट्रांग हो गया, तो वीक रुपी इज़ नॉट गुड फॉर एक्सपोर्ट। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? भाई वो तो कंटिन्यूअसली आरबीआई बीच में कब कब क्या क्या दखल देते रहेगा, उस हिसाब से सिचुएशन बदलती रहेगी। अगर आप ये ए लीड्स टू बी लीड्स टू जेड के लॉजिक लगाएंगे, चाहे करेंसी एक्सचेंज हो या इन्फ्लेशन पर आरबीआई के कंट्रोल की रेपो रेट वगैरह की बात हो, तो यू विल नॉट अराइव एट द राइट आंसर। तो बीरबल की खिचड़ी मत पकाओ कि ये लीड्स टू बी लीड्स टू जेड, कि रुपया वीक होगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली भारत में डॉलर ज़्यादा आएंगे, तो वापस रुपया स्ट्रांग हो जाएगा। और रुपया स्ट्रांग होगा तो एक्सपोर्ट के लिए अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए वीक रुपया एक्सपोर्ट के लिए अच्छा नहीं। अब ये मैंने आपको एक बीरबल की खिचड़ी दिखाई। ऐसे बहुत सारे और फोटो फ्रेम बना सकते हैं कि डॉलर और एफडीआई और एफपीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, आरबीआई क्या कर रही है। वो आप लॉजिक को कहाँ से लेके कहाँ तक खींचते हो, तो उसका कोई अंत है नहीं। तो आपने असल एमसीक्यू में टिक क्या करना है फिर? तो जवाब है यूपीएससी ने क्या पूछा है, उस फोटो फ्रेम को ध्यान रखते हुए ये या ये आपको टिक करना है। वो तो यू हैव टू थिंक ऑन द ग्राउंड। हमने काफ़ी सारे पीवाईक्यू, खासकर लास्ट फ्राइडे का लेक्चर आप देखना, तब सॉल्व किए हैं। आपको अंदाज़ा आ जाएगा यूपीएससी किस मेंटालिटी से कितना पूछती है, कहाँ बीरबल की खिचड़ी लगती है, कहाँ नहीं लगती। तो ये मैंने आपको एक बात की। अभी ये फॉर्म के अंदर बहुत सारे लोगों ने इसके 25 जात के वेरिएंट डाउट पूछे हैं, तो उन सबको मैं कहूँगा कॉमन जवाब है कि हमने जो पढ़ा वो सही पढ़ा था, और जो रियल एग्जाम में पूछे तो आपने वो जो टेबल में दिया है उस हिसाब से, फ्रेम के हिसाब से जवाब टिक करना है। फिर भी आपको कुछ डाउट हो कि नहीं मेरा ये वाली चीज़ में ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो ऐसे हर एक डाउट को मैं एड्रेस करने बैठा तो 1-2 घंटे इसी में निकल जाएँ। तो दूसरे भी प्रोजेक्ट है, मंथली मैगजीन ख़त्म करना है, Win23 सीरीज़ है, आपके भी गुरुवार से नए क्लासेस का कंटेंट भी अपडेट करना है। सो माय एडवाइस टू सच पीपल विल बी कि मेरे टीचिंग असिस्टेंट भाई मुस्तफ़ा अली को आप पूछ लो, उसके लाइव क्लास में आप अनअकैडमी पे जाओ, उसका प्रोफाइल सर्च करो, मिल जाएगा। तो ये एक बात हुई। तो ये अभी जो शुरुआत के मैं 3 मिनट बोला, वो मेरा जवाब है आज बहुत सारे जो क्वेश्चन आए उसके लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1-2 वगैरह में होगा ये वाला मटेरियल किधर से डाउनलोड करे वगैरह, तो उनको मैंने टेक्स्ट में जवाब दे दिए होंगे। अब कुछ लोगों को वीडियो बना के जवाब मुझे देने थे, तो वो मैं शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन 3, योगिता, वीक डॉलर स्ट्रॉन्ग रूपी वगैरह दिस दैट। तो ये वीडियो के शुरुआती 3 मिनट में मैंने जो बोला आप देख लो। अमन, आई हैव कंप्लीटेड जून बैच हैंड आउट, नॉट रिवाइज्ड एंड फॉरगॉट मेनी थिंग्स, ओनली रिमेनिंग बिफोर प्रीलिम, हाउ टू अप्रोच कंप्लीट फॉर प्रीलिम सेंटिंग। तो आप ये कर लो कि अभी जो अपना ऑन गोइंग चल रहा है, जिसको हम कहें PCB 9, उसके हैंड आउट डाउनलोड कर लो। या इससे पहले जो गया था PCB 8, और उसमें आप Win20 के फ्री हैंड आउट डाउनलोड कर लो। ऐसा करके, क्योंकि जो आपने जून में किया होगा वो क्या होगा, प्रीलिम प्लस मेन कंबाइंड, तो उसके पेजेस और कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें मेंस का भी माल होगा, मेंस के PYQ होंगे वगैरह। तो जल्दी से फास्टर रिवीजन करना हो लेटेस्ट अपडेट के साथ, तो या तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी को आप अप्रोच करो। अक्षय पटेल, एक्सपोर्ट डिक्रीज मनी वीकर वगैरह, देखिए वीडियो के शुरुआती 3 मिनट में मैंने जो बोला वो आप देख लो। ये जो अभी यूट्यूब वीडियो में डाल रहा हूँ उसके शुरुआती 3 मिनट में जो बोला वो आप देख लो। दिव्यांशु, आत्मनिर्भर भारत 2024 के लिए एडवांस सेलिएंट फीचर
एकदम मेजर कोर चीज़ें जो हुई हों, जैसे सीआरआर को डिक्रीज़ किया था, रेपो को डिक्रीज़ किया था, सरकार ने अपनी तरफ से आत्मनिर्भर के नाम पर जो वो ईपीएफओ में पैसा देंगे, या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो ऐसे बड़े बड़े जो हाई प्रोफाइल चीज़ें थी उसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। बाकी बहुत ज़्यादा उसके फ़ायदे नुकसान में बहुत ज़्यादा एनालिटिकल ना जाए तो शायद चल जाए। हालांकि 2023 की प्रीलिम और मेंस के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देखते हुए फिर और ज़्यादा मेरा ये जवाब चेंज भी हो सकता है। बहन मुस्कान, हैंडआउट का पीडीएफ में पढ़ें या प्रिंट आउट निकालें? वो डिपेंड करता है आपकी कन्वीनियंस अवेलेबिलिटी के हिसाब से। आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट यूज़ कर सकते हैं, वरना पीडीएफ भी देख सकते हैं। पीडीएफ आप देखो तो उसमें ये करो, डार्क मोड इनेबल करो। वो नेट पे सर्च करना कि ये फॉक्सिट पीडीएफ रीडर, एडोब पीडीएफ रीडर वगैरह में कैसे होता है, ताकि आंखों को वो कम चुभे और आराम से काम हो सके। पब्लिक डेट इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज से, ये डज इट इंक्लूड यूनियन स्टेट इंटरनल? वो तो टेबल में जो बताया उस हिसाब से आप देखना, प्रॉबेबली स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें इंक्लूड हुआ होगा, देख लेना आप टेबल में क्या लिखा है। सिमरन, जय हिंद सर, काइंडली डिसिप्लिन टाइम टेबल थ्रू आउट लाइफ। अब ये तो प्रश्न का वो जवाब है, फादर वालेस जो अहमदाबाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज के अंदर मैथ्स पढ़ाते थे, तो काफ़ी फेमस नाम था इधर। एक बार दूरदर्शन वाले ने उसको पूछा कि एग्ज़ाम करीब आ रही है, कुछ मोटिवेशनल बात कर दो, कुछ टाइम टेबल बता दो वगैरह, तो उन्होंने ये कहा, भाई आपको पसंद हो कि ना हो, पढ़ना तो पड़ेगा ही। वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू विल हैव टू स्टडी टू फाइंड सक्सेस। तो ऐसी कोई गुप्त चीज़ है नहीं, वो तो अंदरूनी आपको खुद से ही मोटिवेट करके खुद को लगाए रखना पड़ेगा, ये काम करना है, मेरा ये लक्ष्य है, वगैरह वगैरह। उसमें मतलब ज्ञान की बातें करने के लिए मेरे से ज़्यादा मोटिवेशन दे सके ऐसे हैं टीचर, वो आप यूट्यूब पे उनको देख सकते हैं। मेरे पास वो सब टाइप का कंटेंट नहीं है। मैं बस इतना कहूँगा, मेहनत करते रहो, कुछ ना कुछ सफलता है। गोविंद, फ्लोटिंग करेंसी एक्सचेंज यूएसए में है, पर यूएसए की फेडरल बैंक तो इंटरफियर करती है जैसे टाइम पे, और उसने किया। देखिए वो जो किया, वो उसने करेंसी डॉलर एक्सचेंज रेट को संभालने के लिए नहीं किया। 2007 की जो क्राइसिस आई उसमें क्या था, उनकी हाउसिंग लोन सेक्टर और बैंक बर्बाद हो रहे थे, तो स्थानिक इकोनॉमी को ठीक करने के लिए उसने किया, उसमें पैसा बढ़ाया। कोरोना के अंदर भी उसने जो डेवलपमेंट की क्वांटिटेटिव एजिंग वगैरह, लोन सस्ते किए, वो तो अपनी लोकल इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, वहाँ लोगों को जॉब्स मिले, डिमांड ग्रो, उसके लिए किया। अब वो डॉलर का सप्लाई बढ़ के भारत में आ रहा है और अपना करेंसी एक्सचेंज रेट खराब कर रहे हैं, तो वो उसका उस मकसद से अमेरिकन फेडरल रिजर्व काम नहीं कर रहा है। दे डू नॉट केयर कि करेंसी एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए, बिकॉज दे हैव दिस फ्लोटिंग टाइप चीज़। इंडिया के अंदर मैनेज फ्लोट या डर्टी फ्लोट है, ऐसा आप बोल सकते हैं। आशीष, कंपनी प्रोवाइड सर्विस विद इन ओन कंट्री एट लॉस, प्रिवेंट अदर कंपनी इन देयर होम कंट्री। तो इन सब को आप कह सकते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, प्रतिस्पर्धा के खिलाफ वाली, कि जानबूझ के अपना प्रोडक्ट सस्ता रखे। अब जैसे मान लीजिए कि अमेजोन कर रहा हो कि बहुत डिस्काउंट पे चीज़ों को बेचा जाए, ताकि जो स्थानिक किराने की दुकान है वो बर्बाद हो जाए वगैरह, पर वो क्या विद इन इंडिया से विद इन इंडिया ही लॉस पे कर रहा है। तो वो सब एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस बोल सकते हैं उसको। उसे डंपिंग कहना सही चीज़ नहीं होगी। तो डंपिंग विल नॉट बी द राइट वर्ड फॉर इट। उस पर क्या सरकार टैक्स लगा सकती है? सरकार को अगर लगे कि कुछ गलत हो रहा है, वो लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग पिलर 4B में देखेंगे कि ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट जो ऐसा डिस्काउंट कैशबैक वगैरह दे के खुद का भले लॉस हो रहा हो, लेकिन सामने वाले को और बर्बाद करने की उनकी जो कोशिश रहती थी, उसके खिलाफ सरकार ने कुछ कदम उठाए थे। एक ज़माने में कुछ एयरलाइन कंपनियां भी ऐसा करती थी, प्रेडेटरी प्राइसिंग या ऐसा कुछ, कि खुद का लॉस हो तो भी सामने वाली कंपनी को बर्बाद करने के लिए सस्ते में टिकट बेचा जाए, पर फिर वो खुद भी बर्बाद हो गए थे। क्या इसमें डब्ल्यूटीओ कुछ कर सकता है? जवाब है नहीं। विद इन इंडिया का माल विद इन इंडिया में लॉस पे बेच रहे हैं आप, तो डब्ल्यूटीओ की भूमिका उसमें नहीं आती। हर्षिता, चाइना डिवेल्यूटिंग करेंसी, मुझे समझ नहीं आया। देखिए, एक तरफ है डॉलर का सप्लाई, एक तरफ है युआन का सप्लाई। मान लीजिए ये 100 किलो है और ये 600 किलो है, तो एक्सचेंज रेट क्या होगा? 1:6 बराबर। अब किसी कारण से युआन का जत्था और बाजार में बढ़ाए जाओ 700 किलो कर दो, तो क्या हो जाएगा? 1:7। तो ये क्या कर रहा है? वो जानबूझ के अपनी लोकल करेंसी को वीक करवा रहा है, ताकि जो फॉरेनर्स चाइना से चाय खरीद रहा है, टी खरीद रहा है, इंडिया से टी खरीद रहा है, तो वो दिखे भाई चाइना में तो करेंसी और वीक हो रही है, तो मैं सेम अमाउंट ऑफ डॉलर में वहाँ से ज़्यादा किलोग्राम अनाज या चाय या कुछ खरीद सकता हूँ। तो वो चाइना का माल पसंद करेगा, इंडिया का माल कम पसंद करेगा।
और इस तरह से चाइना को एक्सपोर्ट का एडवांटेज मिले। तो ये जो पूरा खेल हो रहा है उसे हम कहते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी, जानबूझ के खुद की करेंसी को वीक रखना। वो दो तरीके से हो सकती है, एक लोकल करेंसी का सप्लाई बहुत बढ़ा दो, या दूसरा जो बाहर से डॉलर आ रहे हैं उसको आप वैक्यूम करते जाओ, सक करते जाओ, एब्जॉर्ब करते जाओ। मतलब चाइना की सेंट्रल बैंक खरीदती जाए, मार्केट में डॉलर दिखे नहीं चाइना के फॉरेक्स मार्केट में, तो अपने आप डॉलर की शॉर्टेज हो जाएगी। तो फिर ऐसा 1:6 की जगह 1:7, 1:8 का रेशियो हो जाए। निधि, लेक्चर 18 तक किए, अब मैं लाइव लेक्चर कंटिन्यू करूँ एंड साइड बाय साइड कंप्लीटिंग बैकलॉग। देखिए अपने 6 पिलर है, 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर ऐसे पिलर जिसका दिमाग और जिसकी समझ आपको चाहिए ताकि बाकी वाली चीज़ों को भी और आप अप्रिशिएट कर सके, वो है 1A 2 बराबर। फिर यहाँ पर 2 के अंदर वैसे तो सब काम का ही है, पर उसमें से जो चीज़ें समझ होनी चाहिए, एक तो टैक्सेशन की समझ होनी चाहिए, जीएसटी की समझ होनी चाहिए, और फिजल डेफिसिट की आखिर में जो टॉपिक है उसकी समझ। पिलर 3 के अंदर भी 3A और उससे भी ज़्यादा 3B की ज़्यादा समझ, वो करेंसी एक्सचेंज रेट काम कैसे करता है। 4 के अंदर आएगा 4D जीडीपी, 4E इन्फ्लेशन, ये वाली चीज़। ऑफकोर्स बाकी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पर ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप लाइव क्लास में पढ़ो तो आप उसको ज़्यादा आराम से समझ पाएंगे और लंबे समय तक याद रहे। क्योंकि आप रिकॉर्डेड में देखते हैं, तकलीफ क्या होगी, फास्ट फॉरवर्ड में लोग चलाते हैं, ऊपर ऊपर से 2 2 5 5 मिनट का स्किप मार मार के देखते हैं, सो इट डज़ नॉट हेल्प। तो आप ये करो कि जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे, और खासकर ये जो मैंने आपको पिलर बताए उस वक्त तो खास आपने लाइव क्लास अटेंड करनी चाहिए। बाकी का बैकलॉग या रिकॉर्डेड आप देख रहे हैं वो आप पे सहूलियत पर है। नवीन सिंह, आरबीआई एलआईसी जीएससी का ऑडिटिंग कौन करता है? उसके लिए वो लोग खुद से कोई प्राइवेट ऑडिटर से उसकी ऑडिट करवाते हैं और फिर गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजी जाती है। वो कुछ ऐसा है, कैबिनेट खुद या वो सबके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो डिसाइड करेंगे किससे ऑडिट कराना है। सपोज मनु भाई चौकसी, स्टैंडर्ड पुअर, जो भी ऐसी प्राइवेट ऑडिटर्स हों, एंड दे विल गेट इट डन थ्रू देम एंड देन दे विल गिव इट टू गवर्नमेंट। डिड हाई इन्फ्लेशन रिजल्ट इन फॉल इन वैल्यू ऑफ नीर एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रीर? इन सब के अंदर मेरा ये कहना है चार्ट के हिसाब से, अब देखो तो अब नीचे वाला अगर हम चार्ट देखें, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। देखिए ये जो रीर वाला चार्ट आपके हैंड आउट में दिया है, पेज नंबर आई बिलीव 476, या जो नहीं 476 नहीं, 473, या जो भी इसके आगे पीछे का नंबर हो। एक मिनट, ये क्यों ऐसा, सिंगल पेज। हम्म अब यहाँ पर आप देखो रीर की वैल्यू, ये रीर की वैल्यू जब 100 के ऊपर जा रही है, इट इज़ बैड फॉर एक्सपोर्ट्स। व्हेन रीर वैल्यू इज गोइंग अबव 100, इट इज़ बैड फॉर एक्सपोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ, रीर ग्रेटर देन 100 बैड फॉर एक्सपोर्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त भारत का माल काफ़ी महंगा हो गया होगा, क्योंकि रीर वैल्यू क्या देखता है, इन्फ्लेशन के साथ चीज़ों को एडजस्ट करके देखता है। तो इट माइट बी ट्रू कि जब इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ रहा हो, जिसके चलते अपना एक्सपोर्ट बेकार हो रहा है, तो रीर उस वक्त बढ़ रहा है। तो हाई इन्फ्लेशन कुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रीर, दैट इज करेक्ट। अब उसके चलते नीर की वैल्यू पर क्या असर होगा, आप अपने एक्सपोर्ट अगर ख़राब होंगे तो उस हिसाब से डॉलर की मार्केट में इनकमिंग कम हो जाएगी, तो स्वाभाविक है रूपी और वीक हो जाएगा, करके नीर में भी जा सकता है। पर वो वही बात होगी जो बीरबल की खिचड़ी पके, जो मैंने इस यूट्यूब वीडियो के शुरुआत के 3 मिनट में बोला था, एक हद से ज़्यादा उसमें वो बीरबल की खिचड़ी पकानी नहीं चाहिए। एनीवेज लेट मी कम बैक। मैं इधर ये बोल रहा था, शायद स्क्रीन ना दिखा, फिर से बता दूं।
बात ऐसी है, अगर रीर की वैल्यू 100 से ऊपर जा रही है और तब हम कह रहे हैं कि ये एक्सपोर्ट के लिए ख़राब है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस वक्त महंगाई भारत में काफ़ी बढ़ गई होगी, इसीलिए एक्सपोर्ट ख़राब हो गए होंगे, हमारे फॉरेनर को मज़ा नहीं आ रहा होगा। यानी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रीढ़ की वैल्यू बढ़ने की चांस रहती है। अब रीढ़ की वैल्यू जब बढ़ती है तो उस हिसाब से अपने एक्सपोर्ट तो ख़राब हो ही रहे हैं। एक्सपोर्ट ख़राब हो रहे हैं तो बाहर से जो डॉलर आते हैं वो पहले से कम आएंगे, तो रुपया डॉलर के मुकाबले और कमज़ोर हो जाएगा, तो नीर की भी वैल्यू गिर जाए, ऐसा डेंजर लगता है। पर वो लॉजिक तक आप खींच के जाओ, दैट इज़ बीरबल की खिचड़ी। तो एमसीक्यू में पहला तो मुझे लगता नहीं वो इतना लंबा पूछेंगे एनालिटिकल, और वरना तो मैंने जो इस यूट्यूब वीडियो के शुरुआत के 3 मिनट में बोला उसका ध्यान रखना। दिव्यांशु, गवर्नमेंट के टेक टू रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिसिट, ये जो अपना फ्राइडे लेक्चर हुआ था उसके अंदर मैं इसको बता चुका हूँ अबव एंड बियॉन्ड। अब उसके अंदर काउंटर आर्ग्यूमेंट जो चलें, तो जो शुरुआत के 3 मिनट इस वीडियो में मैंने बोला वो मेरा जवाब है। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया पर सैंक्शन ला लें तो डब्ल्यूटीओ क्यों रोल नहीं करता? दो कारण है, एक वो लोग बोल रहे हैं ह्यूमन राइट ऑफ यूक्रेनियन पीपल वायलेट हो रहे हैं, इसलिए रशिया को हम ज़्यादा उससे कुछ खरीदेंगे, उसको और पैसा मिलेगा तो वो और हथियार खरीद के और यूक्रेनियंस को मारेगा। तो ऐसा जब वो ह्यूमन राइट का कार्ड वाली बात करे तो डब्ल्यूटीओ खास बोल नहीं सकता। दूसरा, डब्ल्यूटीओ को खुद का घर चलाने के लिए भी ढेर सारा पैसा जो वेस्टर्न कंट्री के फंडिंग से मिलता है, इसलिए भी थोड़ा कम ही बोल पाते हैं। मिखाइल, हाउ डीपली मस्ट वी रीड दिस अग्रीमेंट वगैरह? देखिए, आरसीईपी इज़ अ वेरी ग्रेट बिग अग्रीमेंट, तो उसकी तो सब समझ होनी चाहिए फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, चाहे भले वो 3-4 साल पुराना भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि वो बर्निंग इशू हमेशा रहेगा। एक हुई बात। दूसरा जो आप कह रहे हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडिया यूएई, तो मेरे ख्याल से ये 2022 में साइन हुए थे, तो 2 साल तक उस पर ज़्यादा दिमाग से याद रखना चाहिए। ये वाला प्रोडक्ट अलाउड था, बैन था वगैरह, उसके बाद थोड़ा कम याद रखो तो भी चल जाए। दैट इज़ वन थिंग। दूसरा आपका प्रश्न है 30 साल क्रॉस हो गए, 2 अटेम्प्ट बाकी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हूँ सरकारी बैंक में, तो क्या करूँ? देखिए, जो चीज़ आप 20 मिनट पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं तो 40 मिनट उसका वीडियो पढ़ने मत बैठो, वीडियो देखने मत बैठो। दैट इज़ फर्स्ट रूल। सेकंड, बाकी लोग जो बुक्स पढ़ रहे हैं आपने भी वही बुक्स पढ़ने चाहिए। ऐसा नहीं कि वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपके लिए अलग से फ्लैश कार्ड और ऑडियो नोट्स और ऐसा सब है, बोल के प्रोडक्ट्स इन्वेंट किए जाते हैं, जस्ट लाइक प्री वेडिंग फोटोग्राफी, बेबी शावर फोटोग्राफी, ये सब निजात किया गया है किसके लिए? क्लाइंट के लिए नहीं, वो फोटोग्राफर का खुद का घर चलाने के लिए। सो बी अवेयर ऑफ सच शॉर्टकट्स एंड थिंग्स, कि मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं ये खरीद लूँगा वो खरीद लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। नो, आपको पैसा नहीं फेंकना है, आपको टाइम इन्वेस्ट करना है। तो जब भी थोड़ा थोड़ा फ्री टाइम मिले सब काम करते रहो। सुबह पढ़ाई कर ली, घर वापस आके पढ़ाई कर ली, ऑफिस में भी लंच ब्रेक में कुछ छोटी सी किताब, ये पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह लेके गए, तो ऐसे आप चीज़ों को निपटाइए। फिर संस्कृति, पीवाई क्यू, देखिए पीवाई क्यू में ये है, प्रीलिम्स की बात करो एमसीक्यू 2011 ऑनवर्ड्स देखने चाहिए, क्योंकि तब नया सिलेबस और नया ट्रेंड शुरू होता है। मेंस की बात है तो 2013 ऑनवर्ड्स करने चाहिए, क्योंकि तब से नया सिलेबस अस्तित्व में आया था। तो फर्स्ट प्रायोरिटी यू गिव टू दिस वन। इससे पहले वाले हैं उसमें खासकर इकोनॉमी के सॉल्व करने में मज़ा नहीं, उस वक्त जमाना अलग था, टॉपिक्स अलग थे, जो अभी हम लोग उसको रिपीट ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। उदय, दीपक, देखिए यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं क्वेश्चन 45, और मैं टाइम स्टैम्प लिख दूँ अगर, 18 मिनट्स। हाँ, PCB 7 लेक्चर्स, अब मैं तो रिवाइज कैसे करूँ? Win23 सीरीज या PCB 9 इन शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम। हाँ, तो देखिए दो बातें हो सकती हैं, आप PCB 9 के सब डाउनलोड करके देख लो, दैट इज़ वन थिंग, या ये भी कर सकते हैं PCB 8 जो भी सिर्फ प्रीलिम्स का ही था, और उस पर Win23 को ऐड करके भी देख सकते हो, तो ये फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन। हालांकि आइदर ऑप्शन में मैं आपको कहूँगा Win23 सीरीज़ के जो लेक्चर चल रहे हैं वो आप देखना, उसमें नए बजट इकोनॉमिक सर्वे वगैरह की जो बातें हैं वो की गई। फॉर एग्जाम्पल आज रात ही, आज वेनसडे है, 12 तारीख है, रात को पिलर 3 का अपना अपडेट्स की Win23 सीरीज़ का फ्री लेक्चर है, जिसमें हम नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी देखेंगे जो वहाँ पर नहीं दी गई है उस हैंड आउट में, क्योंकि ये तो अभी लेटेस्ट आया कुछ दिनों पहले। सो डू अटेंड द Win23 सीरीज़ लेक्चर्स। बाकी पूरे वीडियो वापस नहीं देखो प्लस कोर्स के तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप वो ऑलरेडी देख चुके हैं। वरुषि,
व्हेन वी इम्पोर्ट ऑयल केयर डिक्रीजेज रूपी वीकन दिस दैट। देखिए ये वीडियो के शुरुआत के 3 मिनट में मैंने जो बोला है उसको आप देख लो। आर्यन, प्रिपेयरिंग फॉर 2024 नॉट एबल टू इको रफ्तार मे आई वेट फॉर। देखिए अभी तो अपना सीन क्या चल रहा है, फेब्रुआरी से लेके मई महीने तक तो प्रीलिम वाली है। उसके बाद जो कोर्स आएगा जून ऑनवर्ड्स, जून जुलाई अगस्त सपोज, वो मेंस का होगा। उसके बाद सितंबर में हो सकता है प्रीलिम प्लस कंबाइन मेंस वाला मैं निकालूं। तो उस हिसाब से अपना चल रहा है। अगर आप प्रेजेंटली ये वाला कोर्स देख ही रहे हो तो फिर इसी को चालू रखो, उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स और उसके बाद मेंस का कोर्स है तो रिदम में ख़त्म हो जाए आपका। आपको वेट करना है तो फिर आगे आप वो देख लेना, इफ़ यू वांट टू सी कॉम्प्रिहेंसिव वन तो सितंबर में शायद उसकी सीन बने। तुषार, वाई डू नॉट वी पनिश दोज हु क्रिएट कार्टेलाइजेशन। भाई उनको लोकल छुड़वाइए, नेताओं का सब बैकिंग रहता है, उनके इलेक्शन फंडिंग में पैसा जाता है तो इसलिए सख्ती से काम नहीं होता। आरसीपी एग्जाम्पल ऑफ रीजनल अग्रीमेंट करेक्ट है। तीसरा, वाई डू अदर बिल बेटर वे। वो इसलिए क्योंकि सरकार को वोट भी तो चाहिए ना। मान लीजिए पोल्ट्री फार्मर की बात करें, अमेरिका का चिकन काफ़ी सस्ता आता है लेकिन फिर भी भारत सरकार ने बैन क्यों किया? वरना ये जो अपने लोकल गरीब लोग हैं उनकी सब बिजनेस चली जाए तो वोट नहीं मिले तो सरकार चलेगी कैसे? चौथा, इंडिजिनस इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह साउथ कोरिया आयरलैंड, वो इसलिए नहीं डेवलप हो गया। हम लोग आगे पिलर 4B में देखेंगे कि रिसर्च डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर ने जितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए वो भारत की इंडस्ट्री ने किया नहीं है। उसके चलते जुगाड़ मेंटालिटी से जो प्रोडक्ट बने वो ऐसे हैं कि लोग भारत के यूज़ कर ले वो कर ले, बट एक्सपोर्ट क्वालिटी के तो होते नहीं। सो देयर फॉर वी आर अनेबल टू कॉपी देयर थिंग्स। अभी कोशिश ये हो रही है कि एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, उसके मार्फत एप्पल सैमसंग को बोले कि भारत में ये बनाओ प्रोडक्शन और हम आपको सब्सिडी देंगे। पांचवा, आयरलैंड बैन सेल ऑफ इजरायली प्रोडक्ट ड्यू टू पैलेस्टाइन इशू। हाँ इस, अब वो सब खेल कर सकते। देखिए WTO का तो मामला ऐसा है कि वहाँ तो जज है ही की शॉर्टेज है, तो अब वो इसराइल जाके कंप्लेन भी करे तो भी वो होने से रहा, क्योंकि वो ऊपर अपील में चला जाए। मान लीजिए आयरलैंड हार जाता है तो वो कह मैं उसके ऊपर जो हायर बॉडी है उसमें अपील में जाऊंगा और वहाँ केस लटका रहे। तो वो तो इंडिया के ऊपर भी शुगर एक्सपोर्ट के कुछ ऐसे केस कर रहे हैं तो कुछ इनडिसाइजिव है। यूरोपियन यूनियन इस पे कुछ क्यों नहीं कर रहा? तो भाई पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल हो तो दिमाग खर्च करने चाहिए। जहाँ तक अपने आईएएस की एग्जाम है उसमें भी इकोनॉमी है, तो PYQ आपके हैंडआउट में है, देख के आप बताओ कहाँ आपको लगता है कि ऐसा इशू अफेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट इवन फॉर मेंस। मेंस में ऐसा इशू अफेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट। तो भारत और इसराइल का, या भारत या यूरोपियन यूनियन तो बराबर है। आयरलैंड वाले ने इसराइल का माल खरीदने से मना कर लिया तो भारत को क्या असर होगा? वो सब बीरबल की खिचड़ी वाले, और लंबी ऐसी बात है कि हो सकता है उसके चलते इंडिया का आइसक्रीम ज़्यादा बिके आयरलैंड में। बट उस टाइप के क्वेश्चन का कोई सीन बनता ही नहीं है जब आप PYQ देखें। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट MNC के साथ नहीं हो सकते, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट देश और देश के बीच हो सकते हैं। अगर हम MNC को कहें तुम्हारे माल पे कम टैक्स लगाएंगे तो उसको सब कहते हैं सब्सिडी, और सब्सिडी मिल सकती है। सपोज हम पिलर 4B में देखेंगे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की, जहाँ एप्पल को कहे भारत में मैन्युफैक्चर करो और तुमको हम सब्सिडी देंगे, सो दैट यू फोकस ऑन इंडियन मार्केट, और इंडिया के अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग करो, इधर जॉब्स क्रिएट होंगे और हमारी पब्लिक को फायदा हो। करेंसी एक्सचेंज टॉपिक, गल्फ कंट्री USD, वो तो निर्भर करता है सामने वाली पार्टी कौन सी करेंसी में हमसे पेमेंट इंसिस्ट कर रही है। वाई डोंट वी फोकस ऑन नीर एंड ईयर। देखिए नीर ईर वगैरह के अंदर भी 36 करेंसी का भी निकाल सकते हैं, तो वो सारे छोटे छोटे देश भी उसमें आ जाएंगे। देर इज इंडिकेटर्स लाइक नीर 36, तो इंडिया के 36 पार्टनर करेंसी, पार्टनर ट्रेडिंग कंट्रीज की करेंसी का वो डेटा निकालता है। वाई डू नॉट वी फोकस ऑन एक्सचेंज रेट विच। देखिए ये तो आपको समझ में आई इसलिए मैं 4-5 का दिया। मैं 36 का दूंगा तो वो तो स्लाइड में दिखेगा भी नहीं, इतना माइक्रोस्कोपिक हो जाए, इसलिए 4-5 ही दिया। अदरवाइज यू रीड हैंड आउट पीसफुली, 36 करेंसी का कंबाइन भी निकल सकता है। ट्रेड वॉल्यूम इज US देयर मोस्ट ट्रेड डन विथ अदर कंट्री, व्हाई डोंट वी फोकस ऑन देयर नीर एंड रीर। ये MA इकोनॉमिक्स का कोर्स नहीं है, ये सब PYQ को देखते हो मेरे को इतनी पंचायत काम की लगती है। वाई डोंट वी डू दिस एंड दैट, इवन इफ इट इज आस्क्ड इन मेंस एग्जाम की करंट अकाउंट डेफिसिट कम करने के लिए क्या किया जाए, तब जनरल मुद्दों में बात कर सकते हैं। इतना टेक्निकल जाने से नॉलेज बढ़ सकता है पर एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ाने में वो मदद नहीं करता।
इफ़ वी बाय सम प्रोडक्ट अफ्रीकन कंट्री, डॉलर में देंगे, वो तो डिपेंड करता है एड एजेंसी। सपोज हम ये कहें कि हिपेटाइटिस की कोई वैक्सीन अमेरिका से खरीद के अफ्रीका वालों को देनी है तो डॉलर भी देना पड़ेगा। अफ्रीका के लोकल पब्लिक वो कौन सी करेंसी में मांग रहे हैं वगैरह, उस हिसाब से सीन बन सकता है। हर एक देश के साथ अपना क्या अग्रीमेंट है, तो पीएचडी थीसिस करने मत बैठो, आगे बढ़ो। व्हेन गवर्नमेंट बाइज बॉन्ड फ्रॉम यूएसए डू वी पे देम इन डॉलर्स इन रुपीज, डॉलर में देंगे ना, क्योंकि उनका सेंट्रल बैंक कहेगा डॉलर करेंसी का मेरा बॉन्ड है तो मेरे को डॉलर दो। पी वाई क्यू गिवन इन इंडिया बट आंसर 50-40 इट इज़ मिसिंग इन दैट बुक। देखिए उसके अंदर तो आईएएस एग्जाम के क्वेश्चन है। अपनी ये जो हैंड आउट है उसमें मैंने सीडीएस आईएएस वगैरह के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं, जो जिस पर नज़र थोड़ी रहनी अपनी ज़रूरी है। सो इट इज़ पॉसिबल वो वाले क्वेश्चन वहाँ नहीं देखे। ईपीएफओ और आरबीआई ग्रेड, ईपीएफओ का क्या करना है, तो वो दिल जले, मेरा जो यूट्यूब चैनल है मेन मोनाल पटेल, द मोनाल पटेल, उसमें दिल जले ईपीएफओ ऐसा मैंने एक वीडियो बनाया, वो देख लो। उसमें मैंने बोला है उसका क्या करना है। आरबीआई ग्रेड बी के इकोनॉमिक्स का क्या करना है, उसमें थोड़ा और टेक्निकल फाइनेंशियल मार्केट पूछे तो भारती वी पाठक इंडियन फाइनेंशियल मार्केट ऐसी एक बड़ी किताब है, वो देखनी पड़े। आरबीआई ग्रेड बी के मैनेजमेंट सेक्शन के लिए क्या करूँ, आप नेट पे सर्च करो मृणाल टॉपर आरबीआई, तो आरबीआई के कुछ टॉपर्स ने मेरे वेबसाइट पे muna.org वेबसाइट पे इंटरव्यू दिए, उसमें उन्होंने जो सोर्सेज मेंशन किए उसको आप देख सकते हैं। तो इधर हम पहुँचे क्वेश्चन 55 और टाइम स्टैम्प में लिख दो 55 पर पहुँचे हम, तब टाइम है 26 मिनट्स। चंदन, क्या हम सब्सिडी को सबवेंशन, नहीं भाई, सबवेंशन शब्द वो तो इंटरेस्ट ब्याज किस तरह से बैंक को चुकाया जाता है उसके साथ, तो इंटरेस्ट सबवेंशन इंटरेस्ट सब्सिडी ऐसे शब्द यहाँ पर उसको सबवेंशन नहीं कह सकते। और उससे भी ज़्यादा कि ये पेडांट्री मतलब बाल की खाल निकालना वर्ड्स की, वो काम की है भी नहीं, जहाँ तक आप पीवाईक्यू देखे या इकोनॉमी के प्रश्नों का देखें। सब्सिडी और सबवेंशन मतलब इंटरेस्ट सब्सिडी एंड इंटरेस्ट सबवेंशन के मैकेनिज्म में क्या फ़र्क है, वो टॉपिक खुद से ही काम का मुझे तो लगता नहीं। मैंने पिलर 1D में वो इसलिए बताया था क्योंकि कुछ देर से यानी गूगल फॉर्म में मेरे को पूछते रहते वो क्यों है, तो वो मेरे को पूछ के मेरे 10 मिनट बर्बाद नहीं, इसलिए मैंने उधर पूछा था, बताया था। अदरवाइज इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट। वो मैंने उधर भी पिलर 1D में भी बोला था कि ये काम का नहीं, मगर उसमें आप मत लगाओ। पिलर 56 इकोनॉमिक्स वो देखें या फिर यूट्यूब पे करंट अफ, यूट्यूब पे करंट अफेयर्स अगर आप ये वाला कोर्स कर रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे करंट अफेयर्स तो बीच बीच में वीडियो क्यों डालने रहे, ताकि चैनल एक्टिव देखे तो सब्सक्राइबर आते रहे, दैट्स ऑल। जहाँ तक इकोनॉमी की बात है तो इधर हो रहा है। बाकी के जो सब्जेक्ट है उसके करंट अफेयर्स के लिए आपका मंथली मैगजीन चल रहा है, उसके मैं वीडियो हाँ यूट्यूब पे डालता हूँ, उसकी थोड़ी नज़र होनी चाहिए। बाकी तो मैगजीन आप खुद पढ़ो, उसके अंदर भी सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तरीके से ईजी लैंग्वेज में दिया है। शक्ति, जो आप पढ़ा रहे हो वो कॉम्प्रिहेंसिव है या रफ्तार, आप क्या प्रिंट आउट करवा लें, 2014 अगले साल रेलेवेंट रहेगा। देखिए अगर आप आईफोन 13 खरीदो तो फिर 14 नहीं खरीदना होता, क्योंकि वो उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके फ्री अपडेट वो देता है। उसी तरह आप ये वाला हैंड आउट निकालो, उसके बाद वाले बैच का निकालो वगैरह, वो आप पर है। बात वहाँ ये है कि सपोज आपने इधर पढ़ा फेब्रुआरी से मई 2023, अब उसके बाद तो और सारे बहुत सारे करंट अफेयर्स आएंगे। फिर 1 फरवरी 2024 को बजट आएगा, 31 जनवरी 2024 को इकोनॉमिक सर्वे आएगा, इधर बजट आएगा। तो उन सब का क्या करना है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। उसकी मैं अलग से हैंड आउट निकालता हूँ ना, अपडेट्स Win23 जैसा इस साल है उस साल मैं निकालूंगा Win24, सो दैट यू टेक प्रिंट आउट ऑफ दैट थिंग ऑल्सो। तो अभी इसका सपोज आपको प्रिंट आउट निकालना, निकाल लो, और उसके बाद वहाँ जो अपडेट पूरे साल के आएंगे उसका निकाल लेना, खत्म। हालांकि मैं ये बता दूं कि ये जो अभी अपना फेब्रुआरी टू मई चल रहा है ये सिर्फ प्रीलिम को टारगेट कर रहा है, मेंस के लिए अलग से जून के अंदर कोर्स आएगा। तो ये प्रीलिम, फिर मेंस, फिर अगले साल का Win24, ऐसा 3 हैंड आउट असल में बनेंगे। संगीता, रिवीजन की रणनीति नहीं, बैकलॉग चल रहा है।
अब देखिए, तो 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं तो देर इज़ सफिशिएंट टाइम, काफ़ी समय है। हो सकता है अभी आप कॉलेज में हो या नौकरी कर रहे हो, इसलिए चीज़ें स्पीड के हिसाब से नहीं चल रही। नीड नॉट वरी, डिसिप्लिन से काम करते रहो। जहाँ तक इकोनॉमी के रिवीजन की बात है, सपोज़ आपने थर्सडे को जो भी पढ़ा, तो फ्राइडे सुबह उसका एक बार पढ़ाई पहली बार होनी चाहिए। उसके बाद पूरे वीक, मतलब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे जो पढ़ा, तो उसकी मंडे ट्यूसडे या वेनसडे तक फर्स्ट रिवीजन हो जानी चाहिए, ताकि वेनसडे की टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ सके। तो इस तरह से ये आपका पहला रिवीजन हुआ। उसके बाद ये कोर्स खत्म होगा मई में, तब 100 क्वेश्चन की एक टेस्ट होगी। उससे पहले पूरे सभी हैंड आउट का दूसरी बार का रिवीजन खत्म करने की कोशिश करो। उसके बाद पूरा साल देखो नहीं देखो कोई चीज़ है नहीं, आपको जून महीने में मेंस का कोर्स है उसको देख लेना है। फिर सीधा अगले साल फेब्रुआरी 2024 ऑनवर्ड्स, जब पूरे साल के अपडेट्स और लेटेस्ट बजट इकोनॉमिक सर्वे का Win24 नाम का सीरीज़ आए, अपडेट सीरीज़, उसको देखना और उस पर वापस से धीरे धीरे रिवीजन थोड़ा चालू करना। और फिर जब एग्ज़ाम असल में हो, सपोज़ मई 2024 को, तब फाइनल एक और रिवीजन उसके 15 दिन 1 महीने पहले से चालू। तो इस तरह से 3-4 बार 5 बार रिवीजन धीरे धीरे करना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट का भी ऐसे ही कुछ अपने हिसाब से आप निकालते रहो। टेस्ट सीरीज में 48 to 55, सपोज आपने क्वेश्चन जितने भी सपोज 100 मार्क के, तो उसमें 48 to 55 आ रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप सिर्फ इकोनॉमी के अपने हमारे जो वेडनेसडे टेस्ट की बात करें, बाकी अगर आप कहें पूरे, मतलब टेस्ट सीरीज के पूरे सभी के सभी सब्जेक्ट की कंबाइन आप कुछ कर रहे हैं और उसमें भी 55 आ रहे हैं, तो वहाँ पर सपोज 200 मार्क्स का टेस्ट हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सब मिला के, और उसमें आप बोल रहे हैं कि कहीं 55 के आसपास आ रहे, तो भी चिंता नहीं करनी, क्योंकि अपने पास तो पूरा साल है ना अभी। और उसके अलावा आप फिर सब सब्जेक्ट भी तो कंप्लीट करेंगे, रिवीजन भी तो करेंगे, तो ये स्कोर धीरे धीरे बढ़ के फिर हो जाएगा। वो जो भी आपको लाना, सपोज 85 लाने हैं, 95 लाने आउट ऑफ 200, तो वो तो अभी अभी जिम ज्वाइन किया है तो पहले ही दिन से तो बॉडी एकदम जोरदार ऋतिक रोशन जैसी नहीं बनेगी। उसके लिए 6 महीने की तपस्या चाहिए। धीरे धीरे इट विल वर्क, इट नॉट वरी। साइंस का रिवीजन चालू किया, बेसिक किया था, पर समय। हाँ, तो उसके अंदर अब आप ये कर सकते हैं, आप साइंस टेक की चीज़ें निपटा लो आराम से, जो भी करंट अफेयर्स पीडीएफ कंपाइलेशन वगैरह के अंदर। अगर आप मुझे ऐसा पूछ रहे हैं कि 2023 की प्रीलिम देनी है तो की बात है। नाइन्थ के, अब देखिए साइंस के अंदर अगर आप देखें पीवाई क्यू, तो ये अच्छा नया 9 कक्षाएं, मतलब आप लेक्चर बोल रहे हैं, तो धीरे धीरे देख लो आपसे कितना हो रहा है, वरना आप पावर पॉइंट डाउनलोड कर लो या बस पीडीएफ फाइल्स देख लो। अगर आप 2023 को टारगेट कर रहे हैं, वक्त की कमी तो की बात है। अगर 2024 को दे रहे हैं तो फिर तो आराम से पढ़िए जो जो धीरे धीरे चल रहा है। अभी इतिहास भूगोल राजनीति अन्य विषय बाकी है। मतलब बाकी है का मतलब क्या हुआ, 0 बार पढ़ा है या रिवीजन बाकी? मैंने अप्रैल तक खत्म पराठे। देखिए, अगर आपने 0 बार पढ़े हैं ये सब्जेक्ट, तो फिर तो अभी मुश्किल है। कितने 48 डेज ओनली लेफ्ट बिफोर द यूपीएससी प्रीलिम, तब तक तो अपना ये इकोनॉमी वगैरह ही थोड़ा थोड़ा तो चल रहा है, और भी सब्जेक्ट के चलेंगे। तो बिल्कुल अगर पढ़ाई उसमें बाकी है तो मुश्किल है। सिर्फ रिवीजन बाकी है तो फिर ये करना पड़ेगी, आप जो भी कॉलेज जा रहे हैं या नौकरी जा रहे हैं वो सब छोड़ के, अगर मतलब आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं मेरा तो बहुत सब बाकी बाकी है, मतलब पढ़ाई की थी पर रिवीजन बाकी है, तो फिर ऐसे छुट्टी पे जाओ और फिर निपटो सुबह से लेके रात तक, तो सब चीज़ें संभल पाए, क्योंकि दिन जितने बचते हैं उस हिसाब से मुश्किल है, वरना आई विश यू ऑल द बेस्ट अदरवाइज। तो मित्रों ये प्रश्न थे। बाकी जो भी पुराने स्टूडेंट हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, आज रात 9 बजे अपनी क्लास है Win23 पिलर 3 अपडेट्स, तो आके देख लेना। जो प्रेजेंट कोर्स में बैठे हैं फेब्रुआरी 2 में, उनको आने की ज़रूरत नहीं, उनके तो कोर्स के अंदर ही वो चीज़ एम्बेडेड है, पर पुराने स्टूडेंट्स के लिए लेट्स क्रैक इट।